नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ममता बनर्जी बुधवार को मुंबई में थी, शरद पवार से मिली, उद्धव ठाकरे के बेटे से मिली और उससे बड़ी बात है जो उन्होंने बात वहां पर कही। उन्होंने कहा कि यूपीए को लेकर सवाल किया कि यूपीए कहाँ है। और मेरी नज़र में सबसे सिग्निफिकेंट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो है उनका राहुल गांधी पर सीधा हमला। कहा जो आधे समय विदेश में रहता है वो राजनीति कैसे करेगा, ऐसे काम कैसे चलेगा। उस समय उन्होंने जो कुछ कहा, अब बहस ये शुरू हुई कि क्या ममता बनर्जी जो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जो एक रीजनल पार्टी की नेता हैं, जिस पार्टी का जनाधार पश्चिम बंगाल से बाहर कुछ नहीं है, वो बाहर के कुछ डिसग्रंटल नेताओं को कांग्रेस या बीजेपी या दूसरी पार्टियों को लेकर क्या राष्ट्रीय विकल्प बन सकती हैं। ये तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ उसका विषय थोड़ा सा अलग है। इस बात को समझिए। उनके शुरुआती प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा उसको लेकर मुझे भी थोड़ी शुरुआत में गलतफहमी हुई। तो क्या है मामला पूरा, आप देखिए। जो कुछ उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने, उससे जो शुरुआती धारणा बनी कि वो एक ग्रज की पॉलिटिक्स, एक जो उनको शिकायत है, एक जो खुन्नस है राहुल गांधी से व्यक्तिगत रूप से, उसको लेकर जो है ये सब बातें बोल रही हैं। और राहुल गांधी पर हमला उन्होंने पहली बार नहीं किया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि त्रिपुरा के पिछले चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय, वो कांग्रेस पार्टी से जो है उन्होंने राहुल गांधी को फ़ोन किया था कि अलायंस होना चाहिए टीएमसी कांग्रेस का। राहुल गांधी ने उसका जवाब तक नहीं दिया। और उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, उसका क्या नतीजा आया सबको पता है। तो ये एक बात तो सारे लोगों को जो विपक्षी एकता की, ध्रुवीकरण की, गठबंधन की, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, पांचवा मोर्चा, उसकी बात करते हैं, उनको समझ लेनी चाहिए कि भारतीय राजनीति का पिछले 70 साल का जो रिकॉर्ड है उसको, उस अतीत पर आप नज़र डालिए, उस इतिहास पर नज़र डालिए, तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है, राष्ट्रीय दल है, जो राष्ट्रीय वर्चस्व वाला दल है, वो एक समय कांग्रेस थी, आज बीजेपी है। उसको अगर आपको हराना है, उससे अगर मुकाबला करना, हराना तो छोड़ दीजिए, मुकाबला भी करना है, तो जो भी एकता होगी, विपक्षी एकता, उसकी धुरी, उसका पिवट जो है, वो जब तक कोई मल्टी स्टेट पार्टी नहीं होगी या नेशनल पार्टी नहीं होगी, तब तक वो सफल नहीं हो सकता। भारतीय राजनीति के इतिहास में पिछले 74-75 साल में जो भी कोएलिशन सफल हुए हैं वो उसी दशा में हुए हैं जब कोएलिशन का, उस गठबंधन के केंद्र में जो है वो एक मल्टी स्टेट पार्टी रही है। आप देख लीजिए 1977 में तो पार्टियां मर्ज हो गई थी, तो इसलिए वो बात वहाँ नहीं लागू होती। लेकिन 1989 जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो जनता दल मल्टी स्टेट पार्टी थी और उसको 141 से ज़्यादा सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, वो जो गठबंधन बना एनडीए के नाम से, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें जो है केंद्रीय भूमिका भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसकी 182 लोकसभा सीटें थी। 2004 देखिए, जब यूपीए बनी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उस समय उसके केंद्र में, उस गठबंधन के केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी, जिसकी 143 सीटें आई थी लोकसभा की। तो जो भी कोएलिशन सफल हुए हैं, और जब देख लीजिए आप, चाहे चरण सिंह का मामला देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद आप देखिए चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा बने, इंद्र कुमार गुजराल बने, ये कोएलिशन नहीं चल पाए क्योंकि इनके केंद्र में कोई मल्टी स्टेट पार्टी इनकी धुरी नहीं थी, या जो नेशनल पार्टी, जैसे इन सब मामलों में कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही थी। अगर कांग्रेस इस कोएलिशन में शामिल हुई होती तो ये सरकारें चलती। तो 3 ऐसे अवसर आए जब कांग्रेस ने देश को मध्यावधि चुनाव में धकेला, सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। तो लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है। आज मुद्दा ये है कि ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं और उनका लक्ष्य क्या है। देखिए, इसमें तो अब कोई शंका नहीं रह गई कि उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, एक बात।
दूसरा, 2024 के लिए वो अपने को पोजीशन कर रही हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी की आप कोई भी आलोचना कर लीजिए, कितनी भी निंदा कर लीजिए, ममता बनर्जी राजनीतिक रूप से मूर्ख नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। वो उनको मालूम है कि 42 सीटें हैं सिर्फ पश्चिम बंगाल में लोकसभा की, 42 की 42 भी जीत जाएं तब भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। उनको ये भी मालूम है कि उनकी पार्टी रीजनल पार्टी है, उसका कोई नेशनल फुटप्रिंट नहीं है, वो पश्चिम बंगाल से बाहर उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं जिनकी वो एकता की बात कर रही हैं, वो उनको नेता क्यों मान लेंगे? क्यों मान लेंगे बिहार में तेजस्वी यादव कि ममता बनर्जी उनसे बड़ी नेता है? अखिलेश यादव क्यों मान लेंगे कि ममता बनर्जी उनसे बड़ी है? या उद्धव ठाकरे, MK स्टालिन, YSR कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी, TRS के जो है के चंद्रशेखर राव, ये सब लोग क्यों मान लेंगे ममता बनर्जी को अपने से बड़ा नेता और सर्वस्वीकार्य राष्ट्रीय नेता? ममता बनर्जी राष्ट्रीय नेता नहीं है, उनकी राष्ट्रीय नेता की छवि नहीं है, उनकी राष्ट्रीय नेता के रूप में लोकप्रियता नहीं है, पश्चिम बंगाल से बाहर उनकी कोई पहुंच नहीं है, उनका कोई प्रभाव नहीं है। वो पश्चिम बंगाल के बाहर किसी भी राज्य में किसी भी उम्मीदवार को 5000 वोट दिलाने की भी क्षमता नहीं रखती। अब ये सब बातें जब आपको बता रहा हूँ मैं, तब आपके मन में भी सवाल उठेगा, मेरे मन में भी सवाल उठा कि आखिर क्यों ममता बनर्जी इस तरह की कोशिश कर रही है, अपने को पेश कर रही हैं एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं लड़ सकती, कांग्रेस को हमने जो है 7 साल दिए और इन 14 से और आज 21 है, 7 सालों में कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, कांग्रेस लड़ाई से भागती हुई दिखाई दे रही है। और जो बाकी विपक्षी दल हैं उनके मन में भी, जो कांग्रेस के साथ हैं, यूपीए में थे, जो जिसके लिए ममता बनर्जी ने कहा कि यूपीए है कहाँ, बात उनकी सही है। 2014 के बाद यूपीए जो है एक तरह से डिफेक्ट पड़ा हुआ है। 2019 के बाद कोई उसकी बैठक नहीं हुई। एक बार 2019 के बाद ये मुहिम चली कि शरद पवार को कन्वीनर बना दिया जाए, कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी, खासतौर से गांधी परिवार और सोनिया गांधी, राहुल गांधी से के अलावा, राहुल गांधी से इतर, राहुल गांधी के परे कुछ देखने सुनने को तैयार नहीं। कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा जो है माइनस पॉइंट है। राहुल गांधी, मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी है। उनको प्रोजेक्ट किया गया था एसेट के रूप में, जो एसेट बताया जा रहा था वही लायबिलिटी बन गया है। ये बात अब रीजनल पार्टियों को समझ में आने लगी है। तो राहुल गांधी का नेतृत्व जो है वो स्वीकार करने के लिए क्षेत्रीय दलों के नेता तैयार नहीं हैं। 2014 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 2019 में लड़ा गया, नतीजा क्या हुआ ये सबको पता है। तो ममता बनर्जी फिर क्यों ऐसा कर रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी जो कर रही हैं उसको स्पष्ट किया आज प्रशांत किशोर के एक ट्वीट ने। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी का जो के पास जो पॉलिटिकल स्पेस है, वो विपक्ष के लिए बहुत आवश्यक है, वो महत्वपूर्ण है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने का कोई डिवाइन राइट एक आदमी को नहीं है। ये हमला सीधे गांधी परिवार पर है, सोनिया गांधी पर भी है, राहुल गांधी पर भी है, कि आपको कांग्रेस को हम मानते हैं, कांग्रेस का महत्व मानते हैं, विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस की ज़रूरत को मानते हैं, अगर बीजेपी से लड़ना है तो उसके लिए कांग्रेस की ज़रूरत को मानते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको स्वीकार नहीं करते। तो मेरा मानना है कि ममता बनर्जी की कोशिश ये है कि कांग्रेस की लीडरशिप से गांधी परिवार को अपदस्थ किया जाए, कांग्रेस के लोगों को ये समझाया जाए कि नेतृत्व करने के लिए हम तैयार हैं अगर आप इनको हटाने को तैयार हो। तो ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से 2024 की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है। ममता बनर्जी अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब नहीं कर रही हैं। ममता बनर्जी उनको ये समझ में आ रहा है और ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने उनको समझाया है कि कांग्रेस पर कब्जा किए बिना,
कांग्रेस का नेतृत्व संभाले बिना आपकी कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती, और कांग्रेस पर अगर कब्जा करना है, कांग्रेस का अगर नेतृत्व संभालना है, तो उसके लिए इससे अच्छा अवसर कुछ नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में एक और बात कही, उनका जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पिछले 10 सालों में 90% चुनाव हार गई, उसकी नेतृत्व क्षमता के बारे में सवाल क्यों नहीं उठेगा। तो ये सीधा हमला है गांधी परिवार का, और इस बार हमला बीजेपी की ओर से नहीं हो रहा है, इस बार हमला बीजेपी विरोधी खेमे से हो रहा है। तो कांग्रेस के लिए ये हमला ज़्यादा जो है वो खतरनाक है, कांग्रेस के लिए नहीं, गांधी परिवार के लिए। क्योंकि जब तक बीजेपी की ओर से हमला होता था तो ये माना जाता था कि भाई प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, हमला कर रहे हैं, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन जिनसे उम्मीद थी साथ देने की, जो साथ थे अब तक, जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो है विपक्ष की लड़ाई लड़ने की बात करते थे, वो खड़े हो रहे हैं। और आप इस बात को इग्नोर मत कीजिए। ममता बनर्जी जब बुधवार को मुंबई में ये बात कह रही थी कि यूपीए कहाँ है, यूपीए ख़त्म हो चुका है, यूपीए के सबसे पुराने घटक शरद पवार, एनसीपी के नेता, वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने एक बार भी ये कहने की जहमत नहीं उठाई कि नहीं यूपीए अभी है, ये आप मत कहिए कि यूपीए ख़त्म हो गया है। तो शरद पवार की ये चुप्पी, और शरद पवार और ममता बनर्जी का साथ आना, और आप याद कीजिए शरद पवार का अभी 1.5-2 महीने पहले दिया गया बयान, फिर से याद कीजिए, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आपको याद दिला रहा हूँ। उन्होंने कहा कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश के उन ज़मींदारों की तरह है जिनका सब कुछ चला गया, लेकिन वो रोज़ सुबह उठते हैं और घर से बाहर निकल कर देखते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ जो उनकी नज़र के सामने है, जितना जहाँ तक दिखाई दे रहा है, सब उन्हीं का राजपाट है। कांग्रेस पार्टी की हालत उन्होंने ये बताई थी। ये शुरुआती हमला था, इसको ये मत मानिए कि अचानक ममता बनर्जी मुंबई गई और इस तरह की बात हुई, उन्होंने बोल दिया। ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। विपक्षी दलों को, जो भाजपा विरोधी दल हैं, उनको एक बात समझ में आ गई है कि अगर नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो एक बड़े संगठन वाली पार्टी चाहिए जिसका जनाधार भी हो। वो पार्टी कांग्रेस ही है। उसका विकल्प अगर बनाना चाहेंगे तो उसमें 15, 20, 25, 30 साल लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज जहां है उसको पहुंचने में 70 साल लगे। तो इतनी आसानी से राष्ट्रीय विकल्प नहीं बनते। कांग्रेस पार्टी भी आज़ादी के आंदोलन से निकली थी, उसके नेता थे, इसलिए आज तक अभी जो गिरी हुई हालत में भी उसकी ताकत इतनी बची हुई है। तो कोई राष्ट्रीय विकल्प, कोई तीसरा राष्ट्रीय दल बनाना संभव नहीं है निकट भविष्य में। बहुत लंबे भविष्य की बात आप नहीं जानते। लेकिन अभी अगर लड़ना है बीजेपी से, देखिए 2 स्टेज हैं। पहली स्टेज ये है कि आप लड़ने की क्षमता जुटाएं, लड़ सकें ऐसी मनस्थिति बनाएं, लड़ने का मादा आप में हो, लड़ने का जज्बा हो। अभी कांग्रेस पार्टी में वो नहीं है। और बाकी दलों को, ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनको पता है कि वो सब मिल जाएं तब भी नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्योंकि मतदाता के सामने जैसे ही राष्ट्रीय विकल्प की बात आती है, उसको क्षेत्रीय दलों में राष्ट्रीय विकल्प नज़र नहीं आता है। और कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, फिर कह रहा हूँ, जिसका अपने राज्य से बाहर कोई प्रभाव हो। तो इसलिए वो मिल भले जाएं, लेकिन वो मिलकर भी अपने अपने राज्यों में अलग अलग ही रहेंगे, और उनकी ताकत वही रहेगी जो मिलने से पहले थी। ऐसा नहीं हो सकता कि ममता बनर्जी तमिलनाडु जाएंगे और वहाँ एमके स्टालिन के वोट बढ़ जाएंगे, या एमके स्टालिन आएंगे पश्चिम बंगाल, वहाँ ममता बनर्जी का वोट बढ़ जाएगा। तो ये उनको मालूम है, इसलिए उनको समझ में अब आ गया है कि मोदी से लड़ाई लड़ने से पहले गांधी परिवार से लड़ाई लड़ो। इस गांधी परिवार को कांग्रेस से बाहर करो, कांग्रेस को इसके कब्जे से मुक्त कराओ। और इसकी शुरुआत G23 ने कांग्रेस के अंदर से कर दी। G23 ने जो कुछ कहा, उन सब बाकी बातों को भूल जाइए। उसमें जो मूल तत्व है वो ये है कि ये परिवार पार्टी को चला नहीं पा रहा है, और सीधे सीधे कह दिया कि या तो चलाइए या हट जाइए, दूसरे को मौका दीजिए।
तो ये जो दूसरे को मौका दीजिए वाली बात है, उसी पर ममता बनर्जी और बाकी दलों की नज़र है, क्षेत्रीय दलों की, जो बीजेपी को चैलेंज करना चाहते हैं, जो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। उनको ये बात समझ में आ गई है कि वो ये जो मोर्चा है, तीसरा चौथा पांचवा मोर्चा, इससे कुछ नहीं बनने वाला है। इससे हर बार हार मिलेगी और निराशा पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई हैं, अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व करने की क्षमता रखती हैं। उनकी स्थिति क्या है, इस पर एक दिन बनाऊंगा वीडियो कि किस तरह से उनके बारे में जो लोगों की धारणा है, बिल्कुल गलत धारणा है। अब मुझे बड़ी हंसी आई कल ये सुन के, स्वरा भास्कर कह रही कि जनतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपको आगे आना चाहिए, नेतृत्व संभालना चाहिए। अगर ममता बनर्जी डेमोक्रेसी को बचाने वाली हैं, तो फिर डेमोक्रेसी को डुबाने वाला कौन है? ये सवाल उससे बड़ा है, लेकिन उसके बारे में फिर बात करेंगे किसी दिन। आज की बात यह है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में क्षेत्रीय दल, जो भाजपा विरोधी दल हैं, उनको लग रहा है कि अब समय आ गया है कांग्रेस पर कब्जा करने का, या बल्कि इस तरह से कहें कि कांग्रेस को गांधी परिवार के कब्जे से मुक्ति दिलाने का। अब ये अभियान कितने दिन में पूरा होगा कि नहीं होगा, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि ये लड़ाई अब कांग्रेस पर कब्जे की हो रही है, बीजेपी से लड़ने के लिए भी नहीं हो रही है। वो दूसरी स्टेज होगी। मैंने जो 2 स्टेज की बात कही, वो दूसरी स्टेज होगी। जिस दिन कांग्रेस से गांधी परिवार को बाहर कर देंगे, उस दिन के बाद फिर तैयारी शुरू होगी मोदी और बीजेपी से लड़ने की। और उसमें कितना लोगों का साथ मिलेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। कम से कम जो बात अभी प्रशांत किशोर ने कही, ज़्यादा बातों से सहमत नहीं होता, लेकिन उनकी इस बात से सहमत हूँ, अगले 15, 20, 25 साल तक बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है। बीजेपी का जो वर्चस्व बन गया है, मोदी के नेतृत्व की लोकप्रियता ने और विश्वसनीयता ने जो लोगों में उसकी पहचान, उसकी छवि, उसका जनाधार बनाया है, वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। लेकिन बात कुल मिलाकर ये है कि लड़ने के लिए कोई तो होना चाहिए। डेमोक्रेसी में ये भी तो ज़रूरी है कि विपक्ष मजबूत हो। उसके लिए ज़रूरी है, अगर विपक्ष को मजबूत करना है तो कांग्रेस से गांधी परिवार को बाहर करना होगा। तो ममता बनर्जी की मुहिम को अभी आप इस रूप में मत देखिए कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, 42 सीटों वाले राज्य की मुख्यमंत्री होकर। वो सपना देख रही हैं कांग्रेस का नेतृत्व संभालने का। वो सपना देख रही हैं कांग्रेस पर कब्जा करने का। उनको मालूम है कि कांग्रेस में वो लंबे समय तक रही हैं, उस घर को वो जानती हैं। शरद पवार भी रहे हैं, जगन रेड्डी भी रहे हैं, ऐसे तमाम नेता हैं जो कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर गए हैं और बाहर निकले हैं, अपना जो है उन्होंने एक जनाधार बनाया, अपनी हैसियत बनाई है। उन सब लोगों के लिए इकट्ठा होना आसान हो जाएगा जिस दिन कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो एक नई चुनौती आएगी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज नहीं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।